दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट नींद.ऐप पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं लोकेश और आज मैं प्रस्तुत करता हूं आकाश कौशिक द्वारा लिखी हुई एक खूबसूरत स्लीप स्टोरी, रतन टाटा और भारत। ये कहानी आपको ऐसे सफर पर ले जाएगी जहां आप टाटा समूह की महानता का दर्शन करेंगे। रतन टाटा का अब तक का जीवन बहुत ही दिलचस्प रहा है, तो क्या आप इस दिलचस्पी भरे जीवन के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं? तो आइए, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रतन टाटा का संपूर्ण जीवन, कुछ ऐसी अनकही और अनसुनी बातें जो आपके जीवन को एक नया मोड़, एक नई दिशा दिखाएंगी। आखिर में कौन सी दूरदृष्टि थी जिसकी सहायता से रतन टाटा बेकार पड़े बिजनेस में भी जान डाल देती थी? उनके इस दूरदृष्टि के पीछे का राज क्या था? क्या आप टाटा नैनो द पीपल्स कार के पीछे छुपे हुए उस बेहतरीन दिमाग को जानना चाहते हैं जिसके कारण आज भारत में इतना कुछ संभव हो पाया है, जिसने भारत को एक ग्लोबल बिजनेस बना दिया है? तो आइए जानते हैं आज की रोमांचक कहानी में। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो वापस आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है।
रतन टाटा उन चंद लोगों में से एक हैं जो अपने फायदे से पहले जनता के भले के बारे में सोचते हैं और उसी सोच को अपने मन में कायम करके बिजनेस करते हैं। उन्होंने अपने हर प्रोडक्ट में इस बात का ध्यान रखा है कि उससे जनता का कुछ ना कुछ फायदा हो। उनकी दूरगामी सोच के कारण ही भारत की जनता आज उन्हें इतना प्यार करती है कि उनको महान लोगों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। बिजनेस तो सभी करते हैं, पैसा तो सभी कमाते हैं, लेकिन देश के लिए पैसा कमाना और देश की भलाई के कामों में अपनी जिंदगी को न्यौछावर कर देना, ये तो कोई टाटा परिवार से सीखी। कहते हैं जमशेदजी टाटा ने अपने पूरे जीवन में सबसे ज्यादा धनराशि दान की थी। उन्होंने अपने पूरे जीवन में तकरीबन 102 बिलियन डॉलर दान किए थे, जो आज के हिसाब से बहुत ज्यादा हैं। आज से पहले इस पूरे विश्व के किसी भी इंसान ने इतना पैसा अपने पूरे जीवन में दान नहीं किया है। वो एक महादानी शख्स थे जिन्होंने टाटा नाम के इस बहुत बड़े अंपायर को खड़ा कर दिया और साथ साथ भारत को ऐसी आर्थिक मजबूती दी जो उस समय आजादी के बाद बहुत ज्यादा जरूरी थी। जमशेदजी टाटा की उसी सोच को आगे लेकर गए JRD टाटा और फिर उनकी सोच को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया रतन टाटा ने, जो उनके आखिरी वंशज थे। हालांकि रतन टाटा का टाटा समूह से कोई खून का रिश्ता नहीं है। वो दरअसल रतन जी टाटा यानी कि उनके पिता द्वारा गोद लिए गए हैं। उनके पिता का नाम रतन जी टाटा था। जमशेदजी टाटा ने टाटा समूह की नींव 1870 में रखी थी और तकरीबन 100 साल बाद रतन टाटा ने उस समूह की नींव अपने हाथ में संभाली और चेयरमैन पद स्वीकार किया। इसी के साथ उन्होंने कुछ कंपनियों के उस समूह टाटा को, जिसका वर्चस्व भारत में हर तरफ था, उसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई और पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। आज रतन टाटा को भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सबसे बड़े समाजसेवी और बहुत बड़े निवेशक के रूप में गिना जाता है। जब हमारा देश आजाद हो रहा था, उस समय रतन टाटा बहुत छोटे थे, तकरीबन 10 साल उनकी उम्र थी। तब वो हमारे देश की सभी समस्याओं को अपनी आंखों से देख पा रहे थे और उसे महसूस कर पा रहे थे। तब से ही वो मन ही मन अपने देश को आजाद कराने और देश के लिए कुछ करने के सपने देख रहे थे। उनके दिमाग में हजारों ख्याल थे और देश की समस्या को भी समझ रहे थे। उन दिनों टाटा हाउस के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ लगा करती थी
जहां भारी मात्रा में लोग इकट्ठे होते थे और देश के आजादी के लिए आंदोलन हुआ करते थे। सामने बहुत बड़ा मैदान हुआ करता था और रतन टाटा उस भीड़ को हर समय देखते रहते थे। वहां तगड़ा लाठीचार्ज होता था। ज्यादातर लाठीचार्ज पुलिस और मिलिट्री के द्वारा होता था। कई बार वहां इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी कि संभालना मुश्किल हो जाता था। उस समय पुलिस की गाड़ियां और मोटरसाइकिल इधर उधर पड़ी रहती थी। उन मोटरसाइकिल के पेट्रोल टैंक में 10 साल के रतन टाटा चीनी डाल देते थे ताकि वो कुछ दूर जाकर अपने आप बंद हो जाए। उनके अंदर भारत को आजाद कराने का एक जज्बा था और वो उसमें अपना योगदान देना चाहते थे। लोगों के लिए उनकी सोच बहुत बुलंद थी। कहते हैं ना कि पेड़ को जिस तरफ मोड़ दो वो उसी तरफ आगे बढ़ने लगता है और वैसी ही शक्ल ले लेता है। मतलब आप बच्चे को जैसे संस्कार देते हैं वो वैसे ही संस्कारों को आधारशिला बनाकर अपना पूरा जीवन बिताता है। रतन टाटा अपनी दादी नवाजबाई टाटा के बहुत नजदीक थी, जो उस समय की पहली लेडी डायरेक्टर थी और वो भी टाटा समूह के अंदर। उनका रतन टाटा पर बहुत अधिक और बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। उनके माता पिता और दादी के दिए संस्कारों की वजह से ही आज उनके अंदर लोगों के प्रति इतनी ज्यादा भावना है कि वो अपना सर्वस्व लगाकर भी लोगों के लिए कुछ अच्छा कर देना चाहते हैं। उनकी दादी ने उन्हें सिखाया कि बड़प्पन में कुछ नहीं रखा। तुम्हारे पास जो भी है उसे तुम्हें लोगों को दिखाना नहीं चाहिए, बल्कि उससे लोगों की मदद करनी चाहिए। तुम किसी के काम आ सको, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए रतन टाटा बचपन से ही चकाचौंध, स्टारडम, लाइमलाइट से हमेशा दूर रहने वाले आदमी थे। दादी ने उन्हें सिखाया था कि जीवन में चाहे कैसी भी परेशानी आ जाए, कैसे भी हालात पैदा हो जाए, बड़प्पन रखकर हमेशा उनका सामना करना है और आगे बढ़ना है। समस्या नहीं बल्कि उसके समाधान के बारे में सोचना है। चाहे कुछ भी हो जाए, रतन टाटा कभी भी एक अमीर इंसान कहलाना नहीं चाहते थे। ना ही वो चाहते थे उन्हें कोई शाही रुतबा मिले। एक सादा सिंपल जीवन व्यतीत करना चाहते थे और इसकी झलक उनके पहनावे और उनके व्यक्तित्व में आज भी झलकती है। सब कुछ होते हुए भी साधारण बने रहना कोई रतन टाटा से सीख सकता है। वो इसकी जीती जागती मिसाल है जो लाखों को प्रभावित करती हैं और करती रहेंगी। उनकी जीवन शैली भारत के सबसे बड़े उद्योगपति की
जीवन शैली से बिल्कुल मेल नहीं खाती। वो हमेशा अलग थलग और सुकून में अपनी जिंदगी व्यतीत करने वाले इंसान रहे हैं। उन्हें अपने कुत्तों से बहुत अधिक लगाव है। उन्हें जानवर बहुत अधिक प्रिय हैं। वे उनके साथ समय बिताना बहुत पसंद करते हैं। एक बार की बात है, इंग्लैंड में रतन टाटा को एक बहुत बड़ा सम्मान दिया जा रहा था, जो किसी भी उद्योगपति के लिए एक सबसे बड़ा सम्मान था, खासकर एक भारतीय उद्योगपति के लिए। और वो सम्मान उन्हें इंग्लैंड के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स के हाथों दिया जाना था। परंतु जब रतन टाटा ने जाने से मना कर दिया, तो उनसे इस बात का कारण पूछा गया। प्रिंस चार्ल्स ने अपने एक आदमी से रतन टाटा को फोन करने के लिए कहा कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं। तो रतन टाटा ने कहा कि मैं अवार्ड रिसीव करने नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे कुत्ते की तबीयत बहुत खराब है। रतन टाटा के पास 2 कुत्ते हैं, जिनका नाम टैंगो और टीटो है। रतन टाटा के मुंह से ऐसी बात सुनकर प्रिंस चार्ल्स को बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने रतन टाटा की तारीफ करते हुए कहा कि ही इज द मैन। रतन टाटा बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। वो जानते हैं कि उनके लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्होंने अपने कुत्ते के लिए प्रिंस चार्ल्स द्वारा दिए जाने वाला इंग्लैंड का इतना बड़ा सम्मान, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर फिलैंथ्रोपी, छोड़ दिया। ऐसा करना किसी एक साधारण इंसान के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। रतन टाटा को भारत के दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा जा चुका है। ये किसी भी भारतीय नागरिक के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक हर क्षेत्र में टाटा समूह का बोलबाला है। उन्होंने वो कर दिखाया है जो आज तक किसी भी दूसरे समूह ने करने का सोचा नहीं था। रतन टाटा को अपने टाटा समूह में सबसे पहले छोटे से छोटा काम दिया गया, ताकि उनकी प्रतिभा को पहचाना जा सके। ऐसा नहीं था कि उन्हें टाटा शब्द का फायदा मिलता और उन्हें शुरुआत में ही कोई बड़ा पद दिया जाता। जेआरडी टाटा इस बात को लेकर बहुत सख्त थे कि उनका अपना परिवार हो या कोई और, काबिलियत के अनुसार ही उसे पद दिया जाना चाहिए। 6 महीने तक रतन टाटा ने जी तोड़ मेहनत की और काम की बारीकियों को समझा। उस दौरान उन्हें बहुत अच्छे बुरे अनुभव भी हुए। वो वर्कर्स के साथ उनके कमरे में सोया करते थे, उनकी बारीकियों को समझते थे, उनकी जीवन शैली को समझते थे। उनके लिए ये एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था। उन्होंने देखा कि काम काफी अस्त व्यस्त चल रहा था। वहां पर किसी तरीके की कोई स्ट्रेटजी या प्लान फॉलो नहीं होता था। मटेरियल कई सारी स्टेशन से होकर गुजरता था, परंतु काम में उतनी तेजी नहीं थी। जो कमियां उन्हें दिखाई दी, उन पर उन्होंने बहुत अधिक सुधार किया और काम को बेहतर से बेहतर बनाकर दिखाया।
ये उनकी प्रतिभा की एक अद्भुत मिसाल थी। रतन टाटा उन 6 महीनों को अपने जीवन का सबसे कीमती समय मानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि उस वर्कशॉप में काम करते हुए मैं बगल में उसी आदमी के साथ खड़ा रहता था जो एक मामूली वर्कर था, जिससे मुझे अपने मामूलीपन का एहसास होता था, जो मुझे काम को समझने और उसे बेहतर ढंग से करने में ज्यादा मदद करता था। एक अनुभव उनकी जिंदगी का ऐसा भी है जिसने उनके जीवन को एक नई दिशा में मोड़ दिया। जब मौत से उनका सामना लगभग होने ही वाला था। ये उस समय की बात है जब वो साल 1955 में आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन कर रहे थे, वो भी अमेरिका में। तब उस समय में विमान उड़ाना चाहते थे, उस समय का मजा लेना चाहते थे, लेकिन विमान किराए पर लेकर उसे उड़ाना बहुत महंगा साबित हो रहा था। इसलिए वो अपने 3 दोस्तों को ढूंढ रहे थे जिन्हें अपने साथ ले जा सकें। 3 लोग आपस में किराया बांट लेंगे तो किराया सस्ता पड़ेगा। इसलिए उनके 2 दोस्त तैयार हुए और किराया आपस में बांटकर उन्होंने विमान किराए पर ले लिया। विमान उड़ाने की शुरुआत हुई और वो थोड़ी देर में हवा में पहुंच गए। अचानक जहाज का एक इंजन फेल हो गया। अब ऐसे समय में कुछ कर भी नहीं सकते थे और रतन टाटा की एक बहुत ही खास आदत थी, वो हर मुश्किल के समय में अपना दिमाग बहुत ठंडा रखते थे। ये बात कहीं ना कहीं उनके माता पिता और दादी से उन्होंने सीखी थी। उनकी दादी ने उन्हें बचपन से ही जीवन को परिपक्व बनाने की हर एक बात सिखाई थी। उन्होंने अपने दिमाग को उस समय भी ठंडा रखा और सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए विमान को आसानी से लैंड करवा दिया। दरअसल इतनी ऊंचाई पर विमान का इंजन खराब होना एक चिंता का विषय तो है, लेकिन आपको इतना समय मिल जाता है कि आप जहाज को ग्लाइड करते हुए कोई भी एक अच्छी लोकेशन देखकर लैंड करवा सकते हैं। वो बचपन से ही हर काम को बड़े ही फोकस के साथ करते थे और उन्होंने जीवन को एक बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करना सीख लिया था। ये गुण उनमें बचपन से था। इंजन खराब होने पर वो कुछ कर ही नहीं सकते थे। अगर वो खराब है तो मतलब खराब है। अब आपको इसी व्यवस्था में हालात को ठीक करना है। 1980 के समय तक रतन टाटा को टाटा समूह में लगभग 20 साल हो चुके थे। अब वो लगभग सब कुछ समझ चुके थे, लेकिन अभी भी उनके हाथ में इतनी पावर नहीं थी कि वो चीजें बदल सकते और जो कमियां उन्हें दिख रही थी उन्हें सुधार सकते। उसी समय उन्हें एक ऐसी अवस्था से होकर गुजरना पड़ा जो कोई भी शख्स गुजरना नहीं चाहता। उस समय उनकी मां की तबीयत बहुत अधिक खराब हो गई, जो न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में भर्ती थी। साल 1983 की बात है। वो अपनी मां से मिलने के लिए अस्पताल गए और जब भी समय मिलता वहां सोफे पर बैठकर मां के बगल में उनकी देखभाल करते हुए खाली समय का भी भरपूर इस्तेमाल करते और
डायरी में कुछ ना कुछ लिखते रहते, कुछ ना कुछ सुधार की बातें जो वो टाटा समूह में करना चाहते थे। वो बहुत ही स्ट्रेटजी पसंद इंसान थे। उन्हें कुछ तरीके बनाने थे जिससे वो ऐसा कुछ कर पाएं जो काम को एक नई दिशा में ले जा सके। वो एक नए तरीके से सोचना चाहते थे। वो जानते थे कि हम ऐसी कंपनियां बना रहे हैं जो चिमनी के धुएं से लिपटी हुई हैं। अब इनमें बदलाव कर कुछ ऐसी कंपनियां खोलना चाहते थे जो सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर से जुड़े कारोबार कर सके। दवाइयों के जगत में भी वो बहुत कुछ अच्छा करना चाहते थे। किसी भी बच्चे के लिए अपनी बीमार मां के बगल में बैठकर अपने काम के बारे में सोचना और नई नई तकनीकों के बारे में विचार करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, परंतु रतन टाटा ने इन सभी भावनाओं को कुछ इस कदर बैलेंस किया था कि वो हर तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। वो अपनी मां के बहुत नजदीक थे। रतन टाटा के जीवन की एक ऐसी घटना भी है जिसने ये साबित कर दिया कि उनकी दूरगामी सोच कुछ भी हासिल कर सकती है। उन्होंने बहुत मन से एक गाड़ी बनाई थी, इंडिका, जो उस समय बाजार में बिल्कुल फ्लॉप रही, बिल्कुल बिक्री नहीं हो रही थी। लोगों ने उन्हें उस डिवीजन को बेचने की सलाह दी। उन्होंने बात मान ली और प्रपोजल लेकर फोर्ड कंपनी के पास पहुंच गए। कंपनी के चेयरमैन ने उनका अपमान करते हुए हंसी उड़ा दी कि हम तुम्हारी कंपनी खरीदकर तुम पर एहसान कर रहे हैं। ये बात रतन टाटा को अंदर तक लग गई और वो कंपनी की डील अधूरी छोड़कर वापस आ गए। उन्होंने फिर से मेहनत करके टाटा कार्स को बाजार में ऊंचा उठाया और 10 साल बाद हालात ऐसे बने कि फोर्ड कंपनी की 2 कारें, लैंड रोवर और जगुआर, बिल्कुल बिकने के कगार पर थी। तब फोर्ड के चेयरमैन मुंबई आए और रतन टाटा से मिलकर उनकी दोनों कंपनियां खरीदने की गुहार लगाई। रतन टाटा ने उनकी दोनों कंपनियां जो घाटे में चल रही थी खरीद ली। उस समय बिल फोर्ड ने कहा कि आप हमारी कंपनियां खरीदकर हम पर एहसान कर रहे हैं। शब्दों ने ऐसी करवट ली कि हालात ने सब कुछ बयां कर दिया। कुछ सालों की मेहनत के बाद रतन टाटा ने अपनी बुद्धि और जुनून के बल पर लैंड रोवर और जगुआर दोनों को कामयाब कर दिखाया। तो कुछ ऐसा करिश्मा था हमारे प्यारे रतन टाटा सर का, जो आज भी उसी जोश और जुनून के साथ बिना थके, बिना रुके लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी रतन टाटा और भारत। आशा है आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। आपने ये कहानी सुनी, आपको अच्छा लग रहा है और समय हो गया है आपके सोने का। अब आप धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ते जा रहे हैं और नींद आपको अपने आगोश में समाती जा रही है, समाती जा रही है।
शुभ रात्रि। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें।